हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फ्रेंड आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में ये कमीज अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड़ के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों या उपभोक्ता हों या उत्पादक हों। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित और तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले कार्गो के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं। यह 4 से 6 कार्गो की छोटी इकाई है। इन कार्गो के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह 4 से 6 कार्गो की छोटी इकाई है। इन कार्गो के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है, बिजली से चलने वाले कार्गो में कार्यस्थितियाँ बहुत खराब होती हैं।
ये आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। ये हम लोग पढ़ते हैं। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानून का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों प्रक्रियाओं या में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, 24 साल पहले 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे।
2 दिसंबर को 2 दिसंबर 1984 को कब 2 दिसंबर 1984 को रात के 9 बजे, ठीक है, यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। अगली सुबह 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह से चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। तो जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबो गरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वही छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने की तैयार में नहीं है। चौबीस साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है।
अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों से सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है? अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है? और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? तो इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जबकि यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कई एतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में
मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि मांग साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाएं। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों को हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों और अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो, ठीक है, और मजदूरों और अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, और परिवहन और पर्यावरण तथा आम लोगों की सुरक्षा के लिए। क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद हैं परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते? उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज़ गिरफ्तार, हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनना, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती हैं? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो हाँ, जरूर दे सकते हैं। सरकार के पास पर्याप्त संख्या में मोटर गाड़ियों के तेज़ रफ्तार की जांच करने वाले उपकरण नहीं है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता भी महत्वपूर्ण कारण है। परिवहन विभाग के व्याप्त भ्रष्टाचार में भी इसके लिए उत्तरदायी है। इसका सुझाव यह है कि, ठीक है, मोटर गाड़ियों रफ्तार की जांच करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभाना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए और लोगों को कानून की जानकारी संचार माध्यमों से दी जानी चाहिए। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे।
इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुक्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियाँ हों, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। ठीक है, भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमज़ोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया। फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान को व्याख्या कर सकते हैं? तो जन सुविधाएं, ठीक है, जन सुविधाएं कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसमें स्वच्छ वातावरण भी शामिल है। स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ जीवन का निवास करता है, स्वच्छ जीवन निवास करता है। हमें कानूनों की ज़रूरत क्यों है? हमें कानूनों की ज़रूरत क्यों है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी भी शामिल है। अतः प्राणी प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और दोषियों पर जुर्माना लगाने के लिए नए कानूनों की जरूरत है। कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? तो कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर पाते हैं क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरा है, सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर कंपनियों और ठेकेदारों को मनमानी करने की छूट दे देते हैं। यदि कंपनियां या ठेकेदार कानून तोड़ते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल ही के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है।
मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियां को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहां के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानून की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? क्या आपको लगता है कि आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? नहीं, सभी पक्षों को न्याय नहीं मिला। फैक्ट्री मजदूरों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के साथ अन्याय हुआ है। क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? तो कक्षा में चर्चा करें। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए तरीके, पहला तरीका यह है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। नंबर 2 है कि अत्यधिक निर्माण कार्य पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 3 है कि जल शोधक संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। और नंबर 4 है कि कूड़ा करकट व अपशिष्ट पदार्थों को नदियों या खुले स्थान में नहीं फेंकना चाहिए। तो विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक
उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सकें और अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें। दक्षिण एशियाई देश, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक, एस्बेस्टॉस बनाने और या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। निष्कर्ष, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण या ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया लेकिन अभ्यास प्रश्न नहीं छोड़ना है किसी भी वीडियो में। तो देखते हैं, दो मजदूरों से बात करके पता लगाइए कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको देखते हैं, आप इसको स्वयं करिएगा। दूसरा देखते हैं कि विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। तो भारत में सस्ता श्रम मिलता है, पहला हो गया। दूसरा यह हो गया कि भारत में सस्ती दरों में पर भूमि उपलब्ध होती है। भारत में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है। और नंबर 3 है कि भारत में विशाल बाजार उपलब्ध हो जाता है। और भारत में नंबर 4 है कि भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फ़ायदा मिलता है जिससे उनका लाभ बढ़ता है। नंबर 5 है कि सुरक्षा नियमों को पूरा पालन करने पर कम खर्च आता है। ठीक है, क्या आपको नंबर 3, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। तो भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है क्योंकि पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों व उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और वे यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 है, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है।
कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो कानून को लागू करने का मतलब यह है कि कानून को लागू करने का मतलब यह है कि केवल बनाए ही न जाएं, कानून केवल बनाए ही न जाएं बल्कि उनको व्यवहार में भी लाना जरूरी है। कानून लागू करने की जिम्मेदारी यह है कि कानून बनाने का काम विधायिका करती है और कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी सरकार का होता है। कानून को व्यवहार में लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि नंबर 1 यह है कि कानूनों को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानूनों का कोई महत्व नहीं है। नंबर 2 है कि जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानून के लागू होने से उनके हितों की रक्षा होगी। नंबर 3 यह है कि कानून लागू करके ही सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण देते हैं। चीज़ों को गुणवत्ता, ठीक है, चीज़ों को गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने के लिए कानून बनाया गया है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। नंबर 2 है कि कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में रखना होता है। नंबर 6 है कि मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। तो हमारे अनुसार यह होगा कि नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नई जगह पर जाकर बसने में दिक्कतें आएंगी और आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, क्योंकि नई जगह पर शिक्षा की सुविधा किस प्रकार की है, यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नए स्थान पर उपलब्ध परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार सुविधा कैसी है, यह बात भी मजदूर की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगी। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। सरकार की विभिन्न भूमिकाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न सुविधाएं, जन सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बिजली, परिवहन तथा विद्यालय आदि उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार बजट पेश करती है। सरकार बजट में वर्ष के आय तथा व्यय और आने वाले वर्ष की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। सरकार कानून बनाती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानूनों को कैसे लागू किया जाए। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन न हो। 8वां है कि आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? हवा, पानी और मिट्टी। मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें और प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आप कोई उपाय सुझा सकते हैं? तो पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत हैं हवा, फैक्ट्री और यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं। नंबर 2 है कि पानी, गंदे नालों का पानी, सीवर का पानी, कारखानों गंदा पानी आदि। मिट्टी, फैक्ट्रियों को दूषित जल व कचरा, घरों का गंदा पानी व कूड़ा करकट। प्रदूषण को रोकने हेतु उठाए गए कदम यह है कि सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। गंदे पानी को साफ करने के लिए जल शोधक संयंत्र स्थापित किए हैं। उद्योगों और फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किए हैं। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। अन्य उपाय यह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करना और निजी वाहनों को CNG के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कूड़ा करकट व अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवस्था की गई है। पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? तो पर्यावरण को मुक्त की चीज़ माना जाता था। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी। पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर थी। तो पर्यावरण के प्रति सोच में बदलाव यह है कि पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव
आया है और अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। ठीक है। और न्यायालय ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। सरकार ने भी सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है, जिसको पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है। इस सामाजिक कुरीति में गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा शोषित होता है। 2006 में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों या रेस्तरां आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। बच्चों पर इस तरह वोट डालना कितनी बुरी बात है। देखो, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़की को नौकरी पर रखना पड़ा। तो फ्रेंड, हो गया, वीडियो ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, 11 वाला और ये। और हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड।